गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। आप लोग जैसे कि जानते हो, जब हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़े थे तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों से भारत में व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए आते थे और व्यापार करते थे। यहाँ से बहुत सामान अपने देशों में ले जा करके बेचते थे और बहुत मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन इसी प्रकार से एक व्यापारी जैसे आ रहा था तो उसको देख करके दूसरे व्यापारी आने लगे। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से बहुत से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आए और उनमें व्यापारी की स्पर्धा हुई। व्यापारी की स्पर्धा के फलस्वरूप इसका परिणाम ये हुआ था कि अंग्रेज जो है यहाँ पर अपने व्यापार के क्षेत्र में अपने कदम जमा लिए, जिसके कारण से फिर यहाँ पाठ में देखिए क्या बताया जा रहा है कि अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। अभी तक वो व्यापार कर रहे थे और अपने व्यापार के क्षेत्र में भारत में अपने कदम जमा लिए थे। तो जब अपने कदम जमा लिए थे तो किस प्रकार से अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव पड़ा, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था। भारत में व्यापार करने के ही उद्देश्य से आए थे और व्यापार कर भी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, वे क्या क्या ले के जाते थे, भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना और चांदी लेकर के आते थे। मतलब कि यहाँ से जो कुछ भी भारत से जो कुछ भी या फिर एशिया से जो कुछ भी लेकर के जाते थे उसे अपने देश में ले जा करके बेचते थे। और यहाँ से ये सामान खरीदने के लिए क्या करते थे, वे अपने देश से सोना और चांदी लेकर के आते थे। वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे थे। यहाँ से जो भी सामान ले जाते थे उससे उनको बहुत मुनाफा होता था, लेकिन अपने देश का सामान भारतीय बाजारों में नहीं बेच पा रहे थे। इस एक तरफा व्यापार के कारण, क्योंकि यहाँ पर देखो अब भारत से तो ले जा रहे हैं सामान को और अपने देशों में बेच रहे हैं, लेकिन अपने देश का सामान ला करके भारत में नहीं बेच पा रहे थे, तो एक तरफा व्यापार हो रहा था। तो इसी के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी आलोचना होने लगी। कंपनी पर दबाव डाला गया, वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करे। कंपनी पर दबाव बन गया कि जो वो धन भारत से जो कुछ भी सामान खरीदते थे उसके लिए वे धन जो है अपने देश से ही लेकर के आते थे। धन के रूप में वे सोना और चांदी लेके आते थे। अब कंपनी की आलोचना होने लगी। इसी के कारण से कंपनी ने व्यापारियों को ये आदेश दिया कि वो भारत में ही व्यापार करने के लिए वहीं से धन की व्यवस्था करे। तब स्थिति क्या बनी कि जब कंपनी पर दबाव डाला तो ऐसी स्थिति में भारत में प्लासी और बक्सर नामक 2 युद्ध हुआ था। ये युद्ध के बारे में आप जानते ही हो कि प्लासी और बक्सर का युद्ध हम लोग अध्याय 2 में पढ़े थे। और जब भी भारत में मतलब अंग्रेज जब आए थे और इस प्रकार से अंग्रेजों का जब शासन यहाँ पर करने लगे थे तो उन्होंने क्या किया, राजाओं पर अलग अलग नीति से युद्ध किया और युद्ध के द्वारा संधि करते थे और संधि के द्वारा उनको कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। यहाँ के राजाओं को कुछ शर्तें अंग्रेजों की माननी पड़ती थी। तो जब प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद में बंगाल पर उनका अधिकार हो गया था। प्लासी का युद्ध जैसे कि इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था और इस संधि के अनुसार फिर जब बंगाल पर उनका अधिकार हो गया तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से उनको दीवानी का मतलब भूमि कर, जो भूमि कर वसूल करने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा। उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों और साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की चिंता नहीं रही। अब जो भी खर्च के लिए धन क्योंकि यहाँ पर से वे क्या करते थे, बंगाल पर अधिकार हो गया था तो उससे कर वसूलते थे और इसी कर से वे व्यापार भी कर रहे थे, प्रशासनिक खर्च भी कर रहे थे और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करने लगे थे। उस समय भूमि कर किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया। क्योंकि ये प्राचीन परंपरा थी, राजाओं के समय में भी क्या हो रहा था कि राजा जो है किसानों से कर वसूली करते थे, तो वही जो है भूमि कर जो है अंग्रेजों ने भी प्रारंभ कर दिया था। अब इसके अनुसार देखिए अंग्रेजों की कृषि नीति, यहाँ पर हम लोग अंग्रेजों क्योंकि भारतीय जनजीवन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों की कृषि नीति क्या थी। अंग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा, यानी कि जो प्राचीन परंपरा यानी कि पुराने समय में जो परंपराएं चली आ रही थी कर व्यवस्था की, उसी व्यवस्था को चालू रखा।
बाद में उन्होंने एक कर निर्धारण और संग्रहण की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। वे भारत में अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई थी। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं थी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जमींदारी और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं क्या थी। मतलब ये भी एक जो जमींदारी प्रथा कहा जा रहा है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये जो तीन नाम आ रहे हैं, इसमें भी जो है कर ही वसूल करने का कार्य होता था। लेकिन इसमें इसका जो कर वसूलने का कार्य होता था वो उसकी जो निर्धारण एक निश्चित राशि जो तय की जाती थी वो अलग अलग प्रकार से तय की जाती थी, जिससे किसानों का शोषण न हो। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था। यानी कि ठेकेदार, हम लोग ठेकेदार शब्द तो सुने हैं कि जैसे कि हम लोग कोई भी काम करवाना रहता है तो ठेकेदार से जैसे संपर्क कर रहे हैं, वो ठेका लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो कर वसूल करने का जो कार्य करता था, यानी कि किसी व्यक्ति को जो सौंपा जाता था उसको ठेकेदार कहा जाता था। और इस ठेकेदारी यानी कि जो जिस पद पर कर वसूल करने वाला जो व्यक्ति होता था, वो जिस पद पर नियुक्त होता था उसको ठेकेदार कहा जाता था। और इस ठेकेदार पद की नीलामी की जाती थी। तो नीलामी किया जाता था तो जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता था, नीलामी होगा तो मतलब नीलामी में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसी की वो वस्तु होती थी। तो जो ठेकेदार के पद पर खड़ा होता था, वो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे वो ठेकेदारी के पद में नियुक्त किया जाता था। अब उसके बाद क्या हो, उसे यह अधिकार दिया जाता था। ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी किसानों से ज्यादा लगान वसूल सके। क्यों ऐसा करता था ठेकेदार? क्योंकि उसने बड़ी रकम दे करके उस पद को प्राप्त किया है। तो उस पद को प्राप्त करने के लिए जो रकम वह दिया हुआ है, तो वो क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा किसानों से लगान वसूली करता था। इसका परिणाम क्या हुआ, ठेकेदार को केवल अपनी लगान की वसूली से मतलब रहता था, वे किसानों की हित अहित को ध्यान नहीं रखते थे। अब किसानों का हित और अहित किस प्रकार से, क्योंकि आप लोग ये जानते ही हो कि कभी बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और कभी नुकसान भी हो जाता है किसी भी व्यापार में। उसी प्रकार से जैसे किसान है, वो खेती का कार्य कर रहे हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है कि हर साल उनकी जो उपज है वो अधिक मात्रा में हो। कभी उपज कम भी हो सकती है और कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी अकाल भी पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति बनी रहने के बाद भी ठेकेदार क्या करते थे, किसानों के बारे में नहीं सोचते थे। केवल वे ये सोचते थे कि कितनी जल्दी हम अपनी जो रकम हमने लगाई है वो रकम हम वसूल सके। इसलिए अब अंग्रेजों ने 1-2 वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर 5 साला बंदोबस्त शुरू किया। यानी कि जो ठेकेदारी प्रथा जो होती थी वो 1-2 वर्ष के लिए जो दिया जाता था, अब उसको सीधा 5 साल के लिए दे दिया गया, ताकि इससे किसानों का शोषण ना हो। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों का शोषण में कुछ कमी आएगी। अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने ठेकेदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होते रहे। अब देखिए यहाँ पर कि लगान वसूली करने के लिए इस प्रकार से बार बार परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण से किसानों का तो लगातार शोषण हो ही रहा है, मगर इस कंपनी को भी यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा था और किसानों को भी किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा था। मुनाफा पूरी तरह से यहाँ पर जो ठेकेदार है वही उठा रहे थे। यानी कि कंपनी जो अंग्रेजों की थी उसको किसी प्रकार से लगान जो ठेकेदार के द्वारा लिया जा रहा था, उसमें पूरा मुनाफा जो है ठेकेदार ले रहे थे। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। इसके आगे हम लोग और जो पढ़ेंगे, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इसको मैं आगे के वीडियो में आप लोग को समझाऊंगी। और इस पाठ से संबंधित यानी कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको मैं आप लोग को व्हाट्सएप में दूंगी और उसके आंसर आप लोग आज ही मुझे लिखकर सेंड करेंगे।